Hello everybody. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Indian economy on the eve of independence. बेटा ये जो आपकी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल करना है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, demographic profile under the British rule, occupational structure on the eve of independence and infrastructure on the eve of independence। हम ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ब्रिटिश रूल में इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई और वो क्या होती है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, हम वो सारे डिटेल में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन व्हाट इट इज़, होता क्या है। Basically, it implies targeted exploitation of all sectors of the economy by the British rule in India। Colonial exploitation क्या होती है, एक किसी पर्पस से, टारगेटेड मीन्स एक किसी पर्पस से इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया जाए। उसके जितने सेक्टर्स हैं, मेन 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स की जो प्रॉपर पूरी एक्सप्लॉयटेशन की जा गई है एक टारगेट के साथ जो ब्रिटिशर्स ने किया था जितनी देर उन्होंने इंडिया में रूल किया, वो उसको कहते हैं हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो जितनी देर एक्सप्लॉयटेशन हुई है इंडिया की, ब्रिटिशर्स जितनी देर रूल करके गए हैं इंडिया में, उतनी देर उस पीरियड को हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। बेसिकली ब्रिटिशर्स का जो पर्पस था, जो एम था, वो यही था कि जो इंडिया, क्योंकि बिफोर ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक बहुत फ्लरिश्ड और एक बहुत वेल्दियर इकोनॉमी थी, जिसको हम सोने की चिड़िया भी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे। सो व्हेन ब्रिटिशर्स केम, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी इंडिया के जितने रिसोर्सेज थे, इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज थे, उन सब की एक्सप्लॉयटेशन पूरी की। उनकी एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से की गई है कि वो हम उस पीरियड को, जितनी देर ब्रिटिशर्स रूल करके गए हैं, उस पीरियड को हम लोग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रही है, उसकी किस किस तरीके से उन्होंने की है, किस किस चीज़ में की है। मैंने आपको जैसे बताया कि मेन हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं। सो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर उन्होंने किए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने किए, एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किए। जहाँ जहाँ से हमारे को इंडिया में रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करता था, वो सारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया प्रॉपर। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किस हिसाब से हुई है, ये बेसिकली मैंने इसको 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया है। तो पहली जो आती है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में की बात कर रहे हैं हम, उसमें था। तो ब्रिटिशर्स जब आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम शुरू कर दिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जहाँ से वो लैंड रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब जो ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो ज़मींदार होता था, बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे, उन लोगों को उन्होंने कह दिया कि यू आर द ओनर्स ऑफ द सॉइल, ये ज़मीन आपकी है, आपने ही देखनी है। तो वो क्या करते थे, उनका क्या सिस्टम था, उन्होंने एक फिक्स्ड जो अमाउंट है वो उन्होंने सरकार को देना होता था, गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिशर्स को देना होता था।
बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जनरेट करने के बहाने उन्होंने एक फिक्स्ड जो अमाउंट था वो उन्होंने उनको देना था, ब्रिटिशर्स को देते थे, और बाकी सारा का सारा पैसा उनकी पॉकेट में जाता था ज़मींदार के। और ज़मींदारों के ऊपर पूरा राइट था, वो जैसे मर्जी काम करवाएं। जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके अंडर जो काम करते थे, जो मेन बेसिकली दिहाड़ी का काम करते थे और जो सारा दिन राउंड द क्लॉक वो लैंड पे काम करते हैं, उनसे जैसे मर्जी काम वो निकलवाएं। ठीक है, तो ये जो हमारे जो असली में जो बेचारे मजदूर थे, लेबर थी, उनको बहुत थोड़ी सी, उनको ये नहीं कि उनको उनके सर्विसेज के पैसे नहीं मिलते थे, उनको उनके सर्विसेज के पैसे मिलते थे, बट बहुत थोड़े मिलते थे, जिससे उनका सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल होता था। और उनके पास मतलब जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वही मुश्किल से पूरी होती थी, तो उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेवेन्यू, उनके पास इनकम जो है बचती नहीं थी कि वो अपना उसको इन्वेस्ट करे फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और जो ये तो था हमारे जो लेबर क्लास है। जो हमारे ज़मींदार थे उनके पास वो तो देखो उनका एक फिक्स्ड अमाउंट था जो उन्होंने ब्रिटिशर्स को देना होता था, गवर्नमेंट को देना होता था, और बाकी सारा का सारा अमाउंट उनके पास रहता था। तो ये बहुत तरीके से वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते थे और उनको बहुत कम पैसा देते थे और ज़्यादा इनकम उनके पास रहती थी, उनके पास रहते थे। और तो इसलिए वो क्या करते, वो दे लिव इन अ वेरी पॉश स्टाइल, वेरी रॉयल स्टाइल में वो लोग रहते थे, ज़मींदार रहते थे। एंड दे मेड नो इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो इसलिए वो जो अपने पैसे से इंजॉय करते थे वो इसलिए नहीं करते थे कि उनका जो पैसा उन्होंने जो कमाया वो उसको आगे वो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के, डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए काम करें। ठीक है, तो एक तो ये इस तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम से किया था। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी बेसिकली अगर आप हिंदी लैंग्वेज में यू बोलो तो वो एक दुर्बलता है, उसका मीनिंग है दुर्बलता। इंग्लिश में इट मीन्स इट इज़ ईजिली द वन कैन बी ईजिली हर्ट ऑल सेंस में होगा, सब सेंस में, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, हर तरीके से वो जो है वो हर्ट होगा और उसकी वो इजीली जो अदर्स कैन इजीली अटैक ऑन हिम। जब आपके स्मॉल जो फार्मर्स हैं, जो दो पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन द सॉइल, वर्क ऑन लैंड, उन लोगों को इमोशनली इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया था कि उनको इजीली वो लोग एक्सप्लॉइट कर लेते थे। ठीक है, देन कम्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था, इन्होंने क्या किया था, जो लैंड से जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं, उनों की जो भी उनकी प्रोडक्शन होगी, जो उनका वो क्रॉप्स उनकी आएंगी, उनकी एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने कि उस प्राइस में ही उनसे वो ग्रेन्स लिए जाएंगे। तो वो ग्रेन जो वो मिनिमम प्राइस फिक्स, जो मैक्सिमम प्राइस फिक्स करते थे, वो प्राइसेस सिर्फ उनकी जो है फार्मर्स की डेली नीड्स ही मुश्किल से पूरी होती थी, उनके सर्वाइवल ही, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ही पॉसिबल बड़ी मुश्किल से होती थी। सो वो लोग क्या करते थे, वो उस फिक्स रेट पे वो लोग जो है एग्रीकल्चर फूड ग्रेन सारे खरीदते थे और फिर वो सारे के सारे कहाँ होते थे, वो सारे के सारे हम यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। कहाँ एक्सपोर्ट होते थे? वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, तो दीज आर द वेज इन विच द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉलोनियली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत एक्सप्लॉइट किया। इंडस्ट्रीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट किया? देखो, इंडिया में बिफोर ब्रिटिश रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर वर्ल्ड वाइड फेमस। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे। जो लोग यहाँ पे इंडियंस जो है वो हाथ से बनाते थे और इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी फॉरेन में।
ठीक है। सो इंडिया जो ऐसे पैसे जनरेट करता था यहाँ से हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना बना के, और वो एक्सपोर्ट होती थी। अब कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कैसे हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, ये दो तरीके से हुई है। एक तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो फॉरेन डिमांड थी, वर्ल्ड वाइड डिमांड थी, वो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दी। उसके कारण क्या हो गया, आपकी जो फॉरेन डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की वो डिस्ट्रॉय हुई। और दूसरा क्या है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। इंडिया को एक्सप्लॉइट ही ऐसे किया गया कि इंडिया से जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स थे वो सारे के सारे उनकी एक्सपोर्ट जो होती थी वो डिस्ट्रॉय किया। कैसे किया, उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट्स पे। और जो ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे, ब्रिटेन से जो इंडियन मार्केट्स में गुड्स आते थे, उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया ताकि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सके। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया में डोमेस्टिक गुड्स की इतनी डिमांड नहीं हुई जितनी वो ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे उनकी डिमांड हुई। उनकी डिमांड ज़्यादा हुई तो उनकी ऑब्वियसली जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो सारा ब्रिटेन में जाता था, इंडिया में रेवेन्यू नहीं रहता था। ठीक है, सो दीज वर द टू मेन ways by which the British government exploited the industrial sector of Indian economy. Colonial exploitation of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड को भी किया गया, वो एक्सप्लॉइट किया गया। कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, वो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के हिसाब से कि इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स कैसे लगाना है। इंपोर्ट्स मीन्स जो इंडिया में आ रहे हैं उनके ऊपर इंपोर्ट कोई नहीं होता था, ड्यूटी फ्री होता था, इंपोर्ट नहीं होता था। इसी कारण हमारे पास फॉरेन गुड्स ज़्यादा इंडिया में यूज़ होने लगे। अब ये कैसे एक्सप्लॉयटेशन की है वो देखते हैं। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। अब इंडिया में देखो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वो रिसोर्सेज की ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स हुई इंडियन रॉ मटेरियल की ताकि वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरी कर सके। ठीक है, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुई ब्रिटिश गुड्स की, जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे उनकी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुई ताकि वो इन ब्रिटिश गुड्स की इंडियन मार्केट को बढ़ा सकें, इंडियन मार्केट में को कैप्चर कर सके। लोग ब्रिटेन के गुड्स ज़्यादा यूज़ करें, इंडिया में इंडियन मेड गुड्स ना यूज़ करें। ड्यू टू discriminatory tariff policy, India became importer of finished goods from Britain and exporter of raw materials to Britain. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टैरिफ पॉलिसी जो डिस्क्रिमिनेटरी थी से अच्छी मतलब सबके लिए इक्वल टैरिफ पॉलिसी नहीं थी। इसके कारण इंडिया जो क्या बना, वो सिर्फ एक इम्पोर्टर बन गया, इम्पोर्ट करता था फिनिश गुड्स को ब्रिटेन से। मींस जो गुड्स यूज़ करते थे उनका इंपोर्टर बन गया, और जो एक्सपोर्ट क्या करता था, जो रॉ मटेरियल्स इंडिया के पास था वो सारा का सारा ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता था। ड्यू टू दिस पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूर लिखना है कि इंडिया बिकेम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। ठीक है, ये देखो अभी मैंने आपको तीनों कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन करवाई है, एग्रीकल्चरल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की और आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की। ड्यू टू दिस कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन इंडियन इकोनॉमी बिकेम बोथ स्टेगनेंट एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी। कहाँ वो बहुत अच्छी इकोनॉमी थी बिफोर ब्रिटिश रूल, और वो ब्रिटिशर्स ने आके इतना उनको ख़राब कर दिया इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी और एक वो स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं की, उन्होंने जो भी डेवलपमेंट की वो सारी के सारी वो अपनी ग्रोथ के लिए की है, अपनी फैसिलिटी के लिए की, ताकि उनको चीज़ें जो हैं वो ईज़िली और वो एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली जा सके, ट्रांसपोर्ट की या उनको गुड्स फेरी कर सकें। सो ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे इस चैप्टर में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
जब देश ने आज़ाद होना था इंडिया ने, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे वो डिस्कस करेंगे। आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वो क्यों बैकवर्ड इकोनॉमी उसको कहा जाता था? क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। पर कैपिटा इनकम मीन्स जितनी पॉपुलेशन थी डिवाइडेड बाय द इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम आएगी। वो जो हमारी 1947-48 में पर कैपिटा इनकम सिर्फ ₹230 थी। ठीक है, और जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो गरीबी में रह रहे थे, जिनके पास इतना खाना भी नहीं था कि वो अपना अच्छे से मतलब 2 मील्स अ डे अच्छे से टमी फुल वो ले सकें। वो खाने की दिक्कत थी, सफिशेंट फूड नहीं था, ना उनके पास प्रॉपर क्लोथिंग थी, ना उनके पास प्रॉपर शेल्टर था। ये जब बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं थी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ही उनकी इंडिया की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कम थी। ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया से सारे रिसोर्सेज इंडिया के एक्सप्लॉइट किए और वो सारा का सारा वो ब्रिटेन में ले गए। ठीक है, सो और इंडियन इकोनॉमी में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस गरीबी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अगर आपके पास रोज़गार होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ऑब्वियसली आपके पास आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा होगा, आपकी पर कैपिटा इनकम भी राइज होगी। क्योंकि हमारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, तो इसके कारण इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। देन कम स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली? स्टेगनेंट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जो बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं, या बहुत कम जो है वो राइज दिखाए अपनी इनकम में। मीन्स जो इनकम, नेशनल इनकम बहुत कम या बहुत या बिल्कुल भी नहीं या बहुत कम इंक्रीज हो रही थी। तो इसलिए इंडिया जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा था, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो उसकी जब प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो वहाँ पे इस टाइम के पीरियड में पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम थी, जिसके कारण इंडिया को बैकवर्ड इकोनॉमी भी क्या कहा गया और स्टेगनेंट इकोनॉमी भी कहा गया। क्योंकि इंडिया में आपकी जो इनकम की ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसके कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का था वो बहुत लो था, इट वाज नॉट सो गुड। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एपिडेमिक्स कोई ना कोई आया ही रहता था, फमीन्स कोई ना कोई आए रहते थे, उसके कारण जो है हमारी इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, देन कम्स इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में क्या आता है बेटा? आपने अभी हमने जब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ी है, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियन इकोनॉमी की है, तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया बच्चे कि इंडस्ट्रियल्स को, जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड रेपूटेशन थी, वो सारा एक्सप्लॉयट किया ब्रिटिशर्स ने। वो कैसे एक्सप्लॉयट किया था? उनकी जो अपनी जो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी थी वो अपने डिस्क्रिमिनेट करके उसके वो जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स जो होते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो ने उन्होंने लगानी शुरू कर दी। इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इतनी ज़्यादा होगी कि ना तो कोई बेसिक इंडस्ट्री रही, ना कोई हैवी इंडस्ट्री रही, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो ये सारी इंडस्ट्री से जो सामान बनना था वो उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट लग गया। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ पे सेटअप ही नहीं हुई। वह सारी की सारी जो फिनिश गुड्स जो हमारे पास इंडिया में आता था वो ब्रिटेन से आता था, वो सारा इम्पोर्ट होता था। तो इसलिए जो आपकी मशीन्स की प्रोडक्शन भी नहीं होती थी, ये इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी। और जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स अपना, इंडियन लेबरर्स अपना काम करते थे, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते थे, वो सारी इन्होंने रूइन कर दी थी, ख़राब कर दी थी, बर्बाद कर दी थी।
और जितने भी हमारी और चीज़ों की गुड्स की जो भी हमारी गुड्स की हैवी गुड्स की कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो सारी की सारी हमारी ब्रिटेन फुलफ़िल करता था। सो इंडिया जो है इंडस्ट्रियली बैकवर्डनेस थी उस टाइम। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, ये देखो एग्रीकल्चर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया की वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। नियरली 72% पॉपुलेशन जो थी, वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। पर जब देखो 72% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, एंगेज थी एग्रीकल्चर में, बट इवन दो जो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के सिर्फ 50% होती थी। वो क्यों, उसका क्या रीज़न है? द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और ग्रेन्स, वो जो भी था वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। वो क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम होती थी। इस कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम हो गया था, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का, डेवलप करने का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ, इसकी प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर की कम होती थी। जो उनकी फसल होती थी वो उनके वो फैमिली के लिए ही, मतलब सस्टेन करने के लिए मुश्किल से फुलफ़िल करती थी रिक्वायरमेंट्स। तो ये इतना तो होता ही नहीं था, उसको बाहर जाके बेचो और आप कुछ कमाओ। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ऐसे थी। देन कम्स पावर्टी। पावर्टी में क्या है कि जो आपकी देखो पॉपुलेशन, या तो 72% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के ऊपर थी डिपेंड, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी। जहाँ पे आपको एक बंदे की ज़रूरत थी, एक पर्सन कैन डू वर्क, वहाँ पे 2 पर्सन्स वर डूइंग वर्क, 2 वर डूइंग वर्क बिकॉज 1 वर सिटिंग आइडल अदरवाइज। सो इसके कारण क्या है कि पॉपुलेशन के पास इतना काम, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो रुइन होगी, ख़राब होगी, बर्बाद कर दी ब्रिटिश इकॉनमी ने। इसके कारण जो है मैसिव पॉवर्टी इंडिया में थी। देन कम्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नॉट गुड। बहुत ज़्यादा गंदा था। ना तो प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ना ट्रांसपोर्ट थे, ना जनरेशन ऑफ पावर थी। जो मेन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है वो बहुत ज़्यादा लो थे। पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थी वो 1948 में सिर्फ 2100 मेगावाट्स थी, और रेलवेज़ की लेंथ भी इतनी नहीं थी। पक्का रोड्स तो बहुत कम होते थे, तकरीबन कच्चा रोड्स ही थी। जब पक्का रोड्स ही नहीं होंगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर हो नहीं पाएगी। जब आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होंगे तभी आपकी रोड्स वगैरह भी अकॉर्डिंगली बनेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। देन कम्स हैवी डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स के लिए ऊपर बेटा जो था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे और जो फिनिश गुड्स वो ब्रिटेन से इंडिया में आते थे। अब क्या था, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज तो कोई यहाँ पे डेवलप ही नहीं हुई थी इंडिया में। सो जब इंडस्ट्रीज ही नहीं डेवलप हुई थी तो ये सारी चीज़ें जो आपको गुड्स, आपको कैपिटल गुड्स या कोई भी और गुड्स चाहिए, वो सारी गुड्स की आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती थी। तो आपको ज़्यादा डिपेंड इंडिया को कहाँ किस पे होना पड़ता था, इम्पोर्ट्स के ऊपर। कि ब्रिटेन से इम्पोर्ट्स आएंगे, मशीन्स आएंगी, मेडिसिन आएंगी, केरोसिन ऑयल आएगा, बाइसिकल्स आएगी, या और कंज्यूमर गुड्स हैं, वो सारे के सारे गुड्स जो है फॉरेन कंट्रीज से आएंगे, इंपोर्ट्स करवाएंगे, हम इंडिया इंपोर्ट करवाएगा और फिर वो उनकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी। देन कम्स लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया लिव इन विलेजेस और रूरल एरियाज। जो आपकी मतलब around 86% of the population lives in rural areas and 14% of the people live in urban areas. So ये बेसिकली क्यों वो ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते थे, पॉपुलेशन ज़्यादा विलेजेस में रहती थी, और जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहते थे, अर्बनाइजेशन नहीं हुई थी। वो क्यों थी, जो रूरल पॉपुलेशन थी उनको अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर के अलावा कोई दिखती नहीं थी कि जिसके जहाँ पे वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें
क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आती थी, इसके कारण क्या था, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा ये गरीबी थी, पावर्टी थी। देन कम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी मीन्स, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब ना तो वो पूरी फ्यूडल इकोनॉमी थी, ना तो वो पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। इंडिया सेमी फ्यूडल या आप कह दो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। तो ऐसी इकोनॉमी में फ्यूडल और कैपिटलिस्ट मोड दोनों के जो कुछ कुछ फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ये फ्यूडलिस्ट मोड जो था उसके कारण आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो लो थे, और लो प्रोडक्टिविटी के कारण इकोनॉमी बैकवर्ड थी। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी तो नेशनल इनकम विल ग्रो, national income will grow, per capita income will grow, per capita income will grow, then standard of living of the people will grow, and the economy will not live in poverty, majority of the population will not live in poverty, ठीक है। एंड लास्ट कम्स कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था पहले, ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को। तो वो इंडियन इकोनॉमी को जो एक्सप्लॉइट किया उसी कारण क्या था, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी हमारी रूइन कर दी थी, बर्बाद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। कैसे बर्बाद की थी, उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे। वो हैवी टैक्सेस इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगते थे, उसके कारण क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जब हैवी टैक्सेस लगते थे तो इंडियंस वर फोर्स टू बाय द इम्पोर्टेड गुड्स या गुड्स फ्रॉम द गुड्स विच वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। और जो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एक उन्होंने ज़रिया बना दिया था जहाँ से अब आपके रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे ब्रिटेन में, और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आके एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है। और इन्होंने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी इन्होंने बर्बाद कर दी थी। उसके कारण क्या हुआ था, सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को इनको इंडियन आर्टिशंस को बंद करनी पड़ी, एंड दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सो ये बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि क्या इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द ईव ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। बेटा हम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस कर चुके हैं, और एक हमने किया है डिस्कस अभी तक, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सो अब वो सारी चीज़ों की डिटेलिंग हमने करनी है। एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो चलो वो डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर बेसिकली मैं आपको पहले ओवरव्यू बता देती हूँ। इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो एक बैकवर्ड सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक वो स्टेगनेंट सेक्टर था। बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ सेक्टर था, एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और दूसरा वो स्टेगनेंट था, स्टेगनेंट मीन्स उसकी जो इनकम जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, ये बहुत कम या बिल्कुल मतलब नहीं इंक्रीज़ हो रही थी, इस कारण वो स्टेगनेंट सेक्टर एक था, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है अब इसके हम वो सारे जो कैसा कैसा था हमारा, कौन से फीचर से डिपिक्ट करती है सारी बातें जो मैंने आपको स्टेगनेंट और बैकवर्ड सेक्टर बोला है, वो चलो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अभी देखा जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक जो था, मतलब उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर मेन 72% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंड होती थी फॉर द लाइवलीहुड ऑन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर। बट इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन थी और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। अगर इसको आप कंपेयर करो वीट से और राइस की जो आप उस टाइम की मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम की 1947 की और 2018-19 की अगर आप कंपेयर करो तो यू विल कम टू नो कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट है, जो वीट की प्रोडक्टिविटी है वो हमारी 1947 में
5.2 टाइम्स लोअर थी एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 2018-19। मतलब कितनी ज़्यादा कम थी, 5.2 टाइम्स लोअर थी वो। सो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा उस टाइम प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी उसकी। और यही चीज़ अगर हम राइस में देखें, राइस में देखो तो वो जो थी 4 टाइम्स कम थी एज़ कम्पेयर टू 2018-19। राइस की प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी थी वो 1947 में 4 टाइम्स लोअर थी एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इन 2018-19। सो इन एट द टाइम ऑफ मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे एग्रीकल्चर की जो मेन हमारी क्रॉप्स थी वो वीट और राइस थी। वीट और राइस की प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या कहता है बेटे आपको, कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, जो उसकी क्रॉप्स हमारे पास आएंगी वो बहुत ज़्यादा उसकी अनसर्टेन थी डिग्री उसकी। वो क्यों, किस सेंस में, क्योंकि देखो उस टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इरिगेशन वाज रेनफॉल। बारिश अगर अच्छी हो रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पर अगर आपकी किसी साल बारिशें रेनफॉल कम हुई है तो उस केस में आपकी क्रॉप्स जो है वो ख़राब होने के चांसेस है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी। सो ये रीज़न क्या था, ये ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे भी सोर्स ऑफ इरिगेशन उस टाइम में हमारी रेनफॉल ही होती थी। वो क्यों होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई डेवलपमेंट इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं किया था। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें अगर वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट करते तो इरिगेशन का रेनफॉल के अलावा और सोर्सेज भी होते, जैसे अब आज की डेट में कितनी ज़्यादा सोर्सेज हैं हमारे इरिगेशन के, हम कितनी चीज़ों से हम रेनफॉल, हम जो अपने क्रॉप्स को फार्मर्स अब वो इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले नहीं थे, इस कारण प्रोडक्टिविटी जो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी उस पर थी और प्रोडक्शन हमारी जो एग्रीकल्चर की थी वो लो होती थी। देन नेक्स्ट कम्स डोमिनेंस ऑफ ये सब्सटेंस नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है बेटे, मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है, इसको प्लीज़ ध्यान रखना, ये गलती से आपका टाइप हो गया है, सबसिस्टेंस फार्मिंग आना है, सब्सटेंस फार्मिंग नहीं आना है। तो डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग में क्या है, नॉर्मली जो फार्मिंग एट द टाइम ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी होती थी वो ज़्यादा हमारी किसकी होती थी, वो मोस्टली हमारी मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस की होती थी। मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस मीन्स वो क्रॉप्स की वो आपकी क्रॉप्स उगाई जाती थी, आपकी कल्टीवेशन होती थी उन क्रॉप्स की जो फार्मर्स को डेली नीड्स उनकी फुलफ़िल करें। ठीक है, तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर में फार्मिंग तो इस कारण करते थे कि उनको खाने की दिक्कत ना आए, क्योंकि उस टाइम आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर अपना डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि क्रॉप्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा बेचे, क्यों उनकी अपने लिए ही गुजारा मुश्किल से होता था। ठीक है, तो उनके पास कोई सरप्लस बचता ही नहीं था कि वो सेल करे मार्केट में। इसके कारण क्या हुआ, कमर्शियल आउटलुक तो थी ही नहीं कि मार्केट में बेचना भी है, और बैकवर्डनेस ज़्यादा थी और पावर्टी डोमिनेट करती थी, क्योंकि उनके पास कोई मतलब अपनी सेल्फ कंजम्पशन के अलावा उसको मार्केट में बेचेंगे, उसको कमर्शियल आउटलुक मिलेगी तभी वो उससे पैसा कमाएंगे ना। ठीक है, देन कम्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने जो पहले किया है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या है, ज़मींदार जो होते थे बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार बना दिए थे। ज़मींदार का क्या काम था, उनका बेसिकली वो लोगों से फार्मर्स से, स्मॉल फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो उसका कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को
डिपॉजिट कराते थे। तो वो जो ज़मींदार होते थे उनको का क्या माना जाता था, वो बेसिकली उनको ओनर्स ऑफ द सॉइल माना जाता था कि वो ही इस ज़मीन के कर्ता धर्ता हैं, ओनर्स वो ही हैं। और उन लोगों ने क्या करना होता था, एक फ़िक्स्ड अमाउंट था जो उन्होंने गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में देना होता था। और जो ज़मींदार थे उनके पास पूरा राइट था, पूरी फ्रीडम थी, वो जैसे मर्जी स्मॉल फार्मर जो उनके अंडर थे उनसे जैसे मर्जी काम करवाएं, जैसे मर्जी उनसे उनका एक्सट्रैक्ट कराएं। वो बेसिकली क्या करते थे, ज़मींदार जो थे वो जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनसे इतना ज़्यादा रेट पे लैंड रेवेन्यू उनसे लेते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन्स लेने पड़ते थे, कर्जे में डूबना पड़ता था। उसके कारण वो इंडेप्टनेस उनका सर्कल उसका चलता रहता, जिसके कारण गरीबी ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ये बात बेटा वही अभी जो मैंने आपसे डिस्कस की है, जो ज़मींदार थे दे वर कंसिडर्ड एज द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द मेन स्मॉल फार्मर्स दे वर कंसिडर्ड एज द टिलर्स ऑफ द सॉइल। बेसिकली ओनर्स ऑफ द सॉइल ने मीन्स ज़मींदारों ने उन्होंने क्या करते थे, वो जैसे मर्जी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे स्मॉल फार्मर से वो एक्सट्रैक्ट करते थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान लेते थे और उनको उनके लिए सिर्फ उतना ही छोड़ते थे कि मुश्किल से उनका गुजारा हो। ठीक है, सो जो बेसिकली जो आपके जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे या स्मॉल फार्मर्स जिनको आप कहते हो, जो वो फार्मर्स थे उन लोगों के पास तो बहुत थोड़ा ही सामान रहता था कि वो अपने मुश्किल से वो अपना गुजारा ही करते थे। वो पॉवर्टी में ज़्यादा रहते थे और उनका जो कर्जे उनके ज़्यादा चढ़ते रहते थे। पर जो ओनर्स थे ओनर्स मीन्स ज़मींदार जो थे वो लेविशली रहते थे एंड दे मतलब जितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर सकते थे उनसे ले लेते, एक्सट्रैक्ट करके कंज्यूम करते थे। और देन जो आपके नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो इसमें जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है वो बेसिकली क्या करते थे, वो सिर्फ एक मतलब अपना गुजारा ही करते थे। ठीक है, 2 मील्स अ डे, सिर्फ उतना ही गुजारा उनका होता था। और जो आपके ज़मींदार थे जो ओनर्स ऑफ द सॉइल है उनके लिए तो एक ये जो है काम सोर्स ऑफ इनकम का था, जिसके बीच में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी उन्होंने और उनको पैसा आता रहने। ठीक है, और मतलब ये भी नहीं था कि ये एक की मतलब एक नहीं लेना, जनरेशन टू जनरेशन ये काम फॉरवर्ड होता था। ठीक है, देन कम्स फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे, छोटे फार्मर्स थे, उनको बेचारों को क्या करना पड़ता था, उनको ज़बरदस्ती उनको अपनी मतलब एक पॉवर्टी पे रहते थे वो बेचारा, उनको अपने गुजारा करने के लिए फॉर देयर सर्वाइवल ओनली व्हाट दे हैड टू डू, उन लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सब्सिस्टेंस फार्म क्रॉप्स को छोड़ के उनको अपनी कमर्शियल क्रॉप्स में जाना पड़ता था। अब कमर्शियल क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं बेसिकली, जैसे इंडिगो की क्या है, इंडिगो की क्रॉप कल्टीवेशन वो लोग करना पसंद क्यों करते थे फार्मर्स, क्योंकि उसके ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ब्रिटेन में वो यूज़ होता था फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए व्हाट स्मॉल फार्मर्स डू, दे shift themselves from the subsistence farming to commercial farming। ठीक है, और जो फार्मर्स था इस काम को चलाने के लिए उनको फार्मर्स को प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास इतना पैसा तो था नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बैकवर्ड था। तो उन लोगों को ये ब्रिटिशर्स से या मतलब ये इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए उन लोगों को अपने ये ज़मींदारों से एडवांस लेना पड़ता था। एडवांस लेके वो क्या करते थे, जो उनको अपनी जो वो क्रॉप की कल्टीवेशन करते थे, जो उनको एडवांस मिलता लोन लेते थे वो उनको ज़्यादा रेट्स पे मिलता था और इसके कारण क्या है वो कर्जे में डूबते रहते थे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट कम्स स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड
होल्डिंग्स, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स में क्या आएगा, जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे मीन्स थोड़ा थोड़ा टोटा टोटा बहुत छोटी छोटी ज़मीन उनके पास थी एग्रीकल्चर करने के लिए। एंड फ्रेगमेंटेड का मतलब कि कोई इकट्ठी ज़मीन नहीं थी, एक टोटा एक जगह, एक टोटा दूसरी जगह, एक टोटा तीसरी जगह, अलग अलग जगह पे टोटे होते थे, जिसके कारण क्या है कि उनको सारी लैंड होल्डिंग्स अलग अलग जगह पे होती थी, तो उनकी जो जो उनकी वो आउटपुट होती थी वो कम होती थी, और उनकी कॉस्ट इनको इनकर ज़्यादा करनी पड़ती थी क्योंकि अलग अलग जगह पे उनको जाना पड़ता था। ठीक है, सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब की बारी आती है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आ रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हमने डिस्कस किया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारे इंडिपेंडेंस की पे। तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। पहले बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, इंडिया में बहुत पैसा था, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स आए, धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर भी ख़राब कर दिया, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ख़राब कर दिया, फॉरेन ट्रेड भी ख़राब कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया बिकेम पुअर एंड स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, राइट। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में था, ये देखो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वर्ल्ड फेमस थी इंडिया की। ये आपको मैंने पिक्स लगाई हुई हैं, ये देखो, ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की पिक्स है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया के जो थे ये हैंडमेड होते थे, और ये सारे वर्ल्ड वाइड आपके नोन थे, इतने फेमस ये थे। ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी डिफरेंट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को अपना के यूज़ करके वो सारी उन्होंने एकदम से ही किल कर दी, डिके कर दी, बंद कर दी, बर्बाद कर दी। और जो हमारी मॉडर्न, दूसरा क्या है, जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो हमारी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, बहुत थोड़ी ग्रोथ हुई थी, बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ टाइप थी। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। ये दो मेन आपके जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया था, ये जो मेन उन्होंने इम्पैक्ट हमारा आया था, जो हमारा स्टेटस जो था इसके इससे नज़र आता है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कैसे इन्होंने बर्बाद की, उसकी बात करते हैं। ये देखो, जैसे पहले था इसमें फर्स्ट मेन पॉइंट था है जो इसमें डिके का रीज़न है, वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो ये ब्रिटिशर्स जब आए थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा इंडिया बहुत प्रॉस्परस कंट्री, इंडिया में बहुत वेल्दियर कंट्री है, बहुत पैसा है इंडिया में, इंडिया के लोग काफ़ी अमीर है और यहाँ पे रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन लोग इंडिया में आके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कैसे इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और जहाँ पे इनके जो जहाँ से इनको इनकम आ रही है इंडियन इकोनॉमी को, वो हमने सारे के सारे, अगर हम फील्ड सेक्टर्स सारी स्ट्रीम्स को अगर वो बंद कर दें जहाँ से वो इनकम आती है, तो इंडिया एक बहुत ही डिपेंडेंट कंट्री हो जाएगी जो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड करेगी। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया ब्रिटिशर्स ने देखा मेन इंडिया के लोगों में क्या हाथ में हुनर है, उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत चलती है जो वो हाथ से बनाते हैं, वो वर्ल्ड वाइड फेमस रेपुटेशन उनकी उसकी है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पहले तो ये सोचा कि सबसे पहले तो वो इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर दे, उसको ही बंद कर दे। उसको उन लोगों ने कैसे बंद किया, उन ब्रिटिशर्स ने दे अडॉप्टेड टू पॉलिसीज़, उन्होंने टू टैरिफ पॉलिसीज़ अपनाई, जिससे वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी धीरे धीरे करके एकदम से वो बंद हो गई। वो क्या पॉलिसीज़ थी, एक तो उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल इंडिया के पास बहुत ज़्यादा थे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो वो जो उन्होंने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए इंडिया से रॉ मटेरियल, कहाँ,
फ्री एक्सपोर्ट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट शुरू किए। कहाँ शुरू किए, कहाँ जाते थे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट्स, यहाँ से ब्रिटेन में जाते थे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन में जो फिनिश गुड्स बनते थे, उन्होंने देखा कि इंडिया के लोगों के पास दे हैव ह्यूज मनी, दे आर वेरी रिच पीपल, इंडिया के लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी मार्केट को, ब्रिटेन के गुड्स की मार्केट को इंडियन गुड्स में इंडियन मार्केट में एक्सपैंड कर दें, अगर वो गुड्स को यहाँ पे बेचना शुरू कर दें, तो क्या होगा, मार्केट उनकी एक्सपैंड होगी, यहाँ पे लोग, इंडियंस लोग खरीदेंगे, पैसा कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में। इंडियन लोगों से जब सामान, वो उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सामान खरीदना है, वो सामान यहाँ से खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली वो सारा का सारा पैसा जो है ब्रिटेन में जाएगा। ब्रिटेन विल बिकम मोर एंड मोर रिच एंड इंडिया विल बिकम मोर एंड मोर पुअर। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, इंडिया की ऐसी पॉलिसी अपना के इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किए और इंडिया को सिर्फ उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल्स के, और जो फिनिश गुड्स के लिए वो उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटेन के गुड्स है उनकी वो उन्होंने मार्केट बना दी, इंडियन मार्केट में उन्होंने स्पेस एक्सपांड कर दी, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब देखो, जब हम लोग इंडियन लोग ज़्यादा ब्रिटेन के आए हुए गुड्स को यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ का जो जो उनके वहाँ के डिमांड पैटर्न्स ब्रिटेन में थे, वहाँ के जब इंडिया में मार्केट में एक्सपैंड हुए, मार्केट लोगों ने देखा, तो लोग उस चीज़ों को लाइक करने लगे और उनका जो टेस्ट लोगों का चेंज होने लगा। जब उन लोगों का टेस्ट चेंज हुआ तो उनका इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जो था झुकाव कम हो गया और ब्रिटेन के गुड्स की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो डोमेस्टिक मार्केट थी इंडिया की, वो उसने अपनी जगह लूज़ करनी शुरू कर दी, और जो ब्रिटेन के गुड्स थी उन्होंने अपनी मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड करनी शुरू हुई, राइट। थर्ड कम्स डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। प्रिंसली कोर्ट्स क्या, जो देखो इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले राजे महाराजे नवाब ये सब राज करते थे, एम्परर्स बहुत ज़्यादा थे। ये सब जब थे लोग, राजे महाराजे, प्रिंसेस एम्परर्स, ये सब ज़्यादा थे, तो ये लोग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, और ये इतना लाइक करते थे, और ये जो एज अ गिफ्ट्स भी यही अच्छी एक्सपेंसिव आइटम्स गिफ्ट करते थे। इसी के कारण जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन हैंडीक्राफ्ट्स की इंक्रीज़ हुई। तो अब जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स रूल करना शुरू किए, तो ये प्रिंसली कोर्ट्स धीरे धीरे करके वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। जब वो ख़त्म हो गए तो ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी सारी की सारी जो वो टिके करना शुरू हुई। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया। अब रेलवेज़ इन इंडिया में इंट्रोडक्शन हुई है। इंडिया में ये नहीं रेलवेज़ लेके अंग्रेज़ ही आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, बट वो ब्रिटिशर्स इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं लेके आए थे, ये वो सिर्फ इसलिए लेके आए थे ताकि जो इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो हर जगह एक्सपोर्ट हो सके, हर जगह इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में पहुंच सके, और जो हमारे पोर्ट्स तक इजीली पहुंच सके, और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आएंगे वो सारे के सारे गुड्स जो है वो इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में इजीली पहुंच सके। इसलिए रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन हुई। वो बेसिकली जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे वो सस्ते होते थे। अब वो जब कॉस्ट कंपैरिजन किया करो तो इंडियन गुड्स की ज़्यादा होती थी, ब्रिटेन के गुड्स की कम होती थी, तो पीपल लाइक टू बाय ब्रिटिश गुड्स। लोगों को वही चीज़ें अच्छी लगती थी क्योंकि इंडियन गुड्स महंगे थे और ब्रिटेन के गुड्स सस्ते थे। इसके कारण क्या हुआ, धीरे 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 जो है सारी की सारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हुई, डिके होनी शुरू कर दी। देन कम्स कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब देखो, मशीन से बने हुए गुड्स और हाथ से बने हुए गुड्स में डिफरेंस तो होता ही है। जो मशीन मेड गुड्स होंगे उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी और वो जल्दी बनेगी, और जो हैंडमेड गुड्स होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, स्लोली बनेगी।
तो इसके कारण क्या है कि मशीन में जो परफेक्शन आती थी और जो कंपटीशन, उसके कारण क्या हुआ, इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को एक साइड पे कर दिया और वो मशीन मेड गुड्स जो थे उन्होंने जगह ले ली। इसके कारण क्या हुआ, इस कंपटीशन के कारण क्या हुआ, इंडियन का क्राफ्ट्समैन जो थे उन लोगों को अपना काम बंद करना पड़ा। ठीक है, ये तो था हमारा डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कैसे हुआ। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मीन्स बहुत कम ग्रोथ हुई थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। उसके क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ से हमें पता चलता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज एक्सपैंड नहीं की थी। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज शुरू की थी, प्राइवेट में एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू की थी। कब? जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी होगी इंडस्ट्रियल गुड्स की। क्यों? वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जब वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी होगी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल में हमारी कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्रीज शुरू की, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी शुरू हुई थी हमारी 1907 में। शुगर की इंडस्ट्री शुरू हुई, सीमेंट की इंडस्ट्री शुरू हुई, पेपर इंडस्ट्रीज की शुरू हुई। ये बेसिकली इसलिए शुरू हुई क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी इन चीज़ों की हो गई थी। ठीक है, सेकंड कम्स के जो स्टेट का पार्टिसिपेशन था मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो बहुत लिमिटेड था। स्टेट का पार्टिसिपेशन कहाँ पे था? सिर्फ वो इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेशन था कि वो जो रेलवेज़ और मीन्स और कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें, ताकि वो इन जो ब्रिटिश गुड्स जो वहाँ से लाएंगे, वो अगर वो इंडियन मार्केट को एक्सपैंड कर सके। सिर्फ इसके कारण हमारे जो है रेलवेज़ और मीन्स और कम्युनिकेशन को स्टेट पार्टिसिपेशन मीन्स ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर रहे थे, सिर्फ यही रीज़न था। नेक्स्ट कम्स कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री एज सच कोई भी नहीं थी। जितने भी हमारे मशीन मेड गुड्स आते थे वो सारे ब्रिटिश से आते थे और इंडियन मार्केट में आते थे और इंडियन ज़्यादा उनको प्रेफर करते थे। तो इसके कारण जो हमारे इससे पता चलता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम जो था वो बेसिकली एक बैकवर्ड सेक्टर ही था, उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी और बहुत ही ज़्यादा ब्लीक ग्रोथ थी। ठीक है, नाउ हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडियन और इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉरेन ट्रेड की बात आती है कि फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल में। देखो, डिटेल में एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने डिस्कस किया है। उससे हमें क्या पता चलता है, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। वो क्यों था? क्योंकि जो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। तो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में क्या किया कि इंडिया को ऐसे बना दिया, उसकी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा रुइन कर दी उन्होंने कि इंडिया से सारे के सारे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे वो बाहर जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे। और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो ग्रो ही नहीं होने दिया उन्होंने। जब उन्होंने ग्रो नहीं होने दिया तो क्या करते थे, जो सारे फिनिश गुड्स से बने हुए गुड्स आते थे वो इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा था। इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आते थे और वो इंडियन मार्केट में वो होते थे एंड पीपल यूज टू बाय दोज गुड्स। ठीक है, सो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में जो एक्सपोर्टर इंडिया बेसिकली था वो किन चीज़ों का ज़्यादा था? जैसे रॉ सिल्क होगी, कॉटन हो गया, वूल होगी, जूट हो गया, इंडिगो होगी, शुगर होगी, ऐसी चीज़ों का वो मेन एक्सपोर्टर था। और वो इम्पोर्टर जो था वो फिनिश गुड्स का था। फिनिश गुड्स में कैसे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कॉटन प्रॉपर बनी हुई, सिल्क आपकी प्रोसेस्ड फॉर्म में, सिल्क के मतलब क्लोथ्स, हर टाइप के सिल्क के कपड़े, वुलन कपड़े, वो सारे के सारे जो आपके वहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स जो चाहिए होते थे वो भी सारे हमारे ब्रिटेन से आते थे इंडियन मार्केट में। सो इंडियन मार्केट जो फॉरेन ट्रेड जो था वो ऐसा था कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और इम्पोर्ट करता था फिनिश गुड्स को। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का में क्या मतलब है, जो इंडिया में जो था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा की थी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इन और ब्रिटिशर्स ने आके बेसिकली इंडिया में राज किया था। स्टार्टिंग में वो ट्रेड करने आए थे, बट लेटर ऑन उन्होंने यहाँ पे राज किया। जब उन्होंने राज किया तो उनकी मोनोपोली थी, कंट्रोल था पूरा का पूरा इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। उन्होंने इंडिया की हालत ऐसी बना दी थी कि इम्पोर्ट्स यहाँ से होते थे, इंडिया से इम्पोर्ट कहाँ जा होएंगे और इम्पोर्ट किस किस चीज़ का होगा और कहाँ पे जाएगा, एक्सपोर्ट किस किस चीज़ का होगा और कहाँ से आएगा, वो सारा का सारा कंट्रोल जो था ब्रिटिशर्स के ऊपर था। सो कि इसमें क्या इसके कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इस मोनोपोली कंट्रोल में 50% से ज़्यादा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो सारा का सारा आना या जाना, मीन्स एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट, दोनों के दोनों ब्रिटेन से होते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी ना, पूरा कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर, तो 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी थे वो सिर्फ ब्रिटेन से होते थे, बाकी कंट्रीज़ के साथ नहीं था। ठीक है। और जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स, एज भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपोर्ट क्या होता था इंडिया से ज़्यादा, प्राइमरी प्रोडक्ट्स या नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, रॉ मटेरियल सारा। और जो इंपोर्ट क्या होता था, सारा का सारा फिनिश गुड्स, ताकि वो ब्रिटेन से आते थे ज़्यादा गुड्स, ताकि ब्रिटेन जो है इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सके। नेक्स्ट कम सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा, मतलब आपको ये चीज़ यू विल फाइंड इट स्ट्रेंज, आपको अजीब लगेगी, बट दिस इज़ द ट्रुथ कि इंडिया में ड्यूरिंग और ब्रिटिश रूल, उस टाइम में ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्सपोर्ट्स वर मोर देन योर imports, means goods which were given to flow, which are flowing out of the India to other countries, these were more than the goods which were inflowing into the India were less. एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे, इम्पोर्ट्स हमारे कम थे। एंड बट ये जो वॉट एवर द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वर बीइंग डन, दिस वर डन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ओके, जो उनकी उम्मीद थी, उनके ब्रिटिशर्स की उम्मीद होती थी, उसके हिसाब से हमारा ट्रेड होता था। सरप्लस ट्रेड हमारा इतना ज़्यादा होता था कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते थे और इम्पोर्ट्स कम। बट इवन दो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जब हमारा सरप्लस ट्रेड होता था, इवन दो इंडिया इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों रही, हेयर लाइज इट्स आंसर। ये देखो, ये क्यों हमारी इंडियन इकॉनमी उस टाइम इतनी बैकवर्ड रही और स्टेगनेंट रही, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो हम रेवेन्यू जनरेट करते थे सरप्लस ट्रेड से, इंडिया जो जनरेट करता था, ब्रिटिशर्स उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इंडियन एक्सचेकर से मनी निकालते थे। ठीक है, जो भी होता था वो वहाँ से लेता था। और फिर जो हमारे आपके जो वॉर्स हुई, जो आपकी ये ब्रिटिशर्स के लड़ते थे, किसी के साथ भी वॉर करते थे, वो सारा का सारा पैसा का उसके लिए कहाँ से आता था, इंडियन एक्सचेकर से पैसा लिया जाता था। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो थे वो इंडिया से लिए जाते थे। सो ऐसे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करना शुरू किया। सो सरप्लस ट्रेड होता था, पर उसमें कोई इंडिया का कोई बेनिफिट उसमें नहीं होता था। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, पहले इनकी डिटेलिंग में अभी बताती हूँ बाद में। पॉइंट्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम ब्रिटिश रूल में कौन कौन सी चीज़ें मेन ओवरव्यू करेंगे। बैड हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडियंस की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लिटरेसी रेट कैसा था, हाई लेवल ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पुअर लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है,
था बैड हेल्थ फैसिलिटीज़। बैड हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या आता है, इनएबिलिटी टू असेस द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। एज अ रिजल्ट मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई ड्यू टू न्यूमरस वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज। देखो, जब इंडिया वॉज एट दैट टाइम, इंडिया वॉज स्टेगनेंट इन अ बैकवर्ड इकॉनमी, क्योंकि सारा के सारी वेल्थ यहाँ से इंडिया से ड्रेन हो रही थी और यहाँ पे पावर्टी इतनी ज़्यादा थी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वहाँ पे जो लोग, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सेव crops for commercialization, and then industrial sector was badly ruined. So all these things resulted in poor health facilities, means it was not easy for the people to afford health facilities. लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो अफोर्ड कैसे करेंगे। उसके कारण क्या होता, उस टाइम इतनी ज़्यादा इंडिया में गरीबी थी कि वहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ या एयर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलती थी और उसके कारण लोगों की डेथ्स बहुत ज़्यादा होती थी। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती थी। अब जैसे उस टाइम में कभी टीबी फैल गई, टीबी हो गया लोगों को, उससे लोगों की इतनी जो है आपकी मोर्टेलिटी रेट हाई हो गया था, डेथ्स होती थी। फिर कॉलरा हो गया, देन पोलियो तो खैर बहुत ज़्यादा पुराना है, देन पोलियो है, लगा लो आप, जॉन्डिस है। ऐसी सारी डिजीज़ जो थी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी और उसके कारण मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट वॉज जस्ट अराउंड 16%। उस मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट वॉज जस्ट 16%। फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम था, 7%। मीन्स फीमेल्स जो है थी सिर्फ 7% पढ़ी हुई थी, मीन्स 9% मेल लिटरेसी रेट। इलिटरेसी ज़्यादा थी इंडिया में। लिटरेसी रेट उस टाइम का 16% था और आज की डेट में आप कंपेयर करो, इन द ईयर 2021 द लिटरेसी रेट इज़ 74.37%। इट मीन्स नाउ देखो इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है, प्रोग्रेस कर दी लिटरेसी के क्षेत्र में भी। पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज जस्ट 16%। नेक्स्ट कम्स हाई लेवल ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स होते थे उस टाइम ज़्यादा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट बेसिकली इज़ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर थाउजेंड पीपल इन अ ईयर। मीन्स 1000 लोगों के कंपैरेटिवली कितने लोग बॉर्न हो रहे हैं। और डेथ रेट इज़ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई पर 1000 पीपल इन अ ईयर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं आएगा, नंबर ऑफ पीपल आएगा। नंबर ऑफ पीपल डाई पर 1000 पीपल इन अ ईयर। तो बर्थ रेट जो था उस टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज 48 पर 1000 और डेथ रेट जो था 40 पर 1000। इट मीन्स वो ज़्यादा था। देन कम्स हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बेसिकली आता है कि कितने बच्चे, क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जो है 1 साल की एज से पहले उनकी डेथ हो जाती है 100 लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंगली। द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर अटेनिंग 1 ईयर एज पर 1000 live births in a year is known as infant mortality rate. Infant mortality rate was 218 out of 1000, कितना ज़्यादा था on the eve of independence। और 2020-21 में infant mortality rate is 28.771 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। मीन्स पहले देखो 218 था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब 28.771। ये तो बेसिकली आपकी उसी के लिए आ जाता है ना, क्योंकि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ ही अच्छी नहीं थी। जब हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं अच्छी होंगी तो आपकी मॉर्टेलिटी रेट बड़ों की और बच्चों की सबकी ज़्यादा होगी। देन कम्स पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जब गरीबी होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लोगों का पुअर होएगा ही होएगा। People spend nearly 80 to 90% of their earnings to fulfill their basic necessities of life. जितना वो कमाते थे उसका 80-90% तो वो अपना necessities of life के लिए यूज़ करते थे, अपना दिन गुजारा करने के लिए। 10-20% रह जाते था, उससे वो क्या करेंगे, क्या सेव करेंगे और क्या करेंगे। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप पे कम था।
देन कम्स लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ अ पर्सन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वॉज 32 ईयर्स. देखो, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज 32%, एंड इन 2020-21 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.4%. 69.4 ईयर्स आप यू कैन से, वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ठीक है, जो ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 32 years, and in the year 2021 life expectancy is in India is 69.4 years. यहाँ पे बेटा मिस्टेक गलती से हो गई है, तो आपने 69.4% इसको नहीं लिखना है, इसको 16 यहाँ पे परसेंट की जगह 69.4 ईयर्स आएगा. ठीक है बेटा. नाउ वी विल डिस्कस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस की ईव पे हमारे इंडिया की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसी थी? बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको पता है दे आर बेसिक 3 तरह के ऑक्यूपेशनल सेक्टर्स हमारे होते हैं. आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ठीक है, अब जो प्राइमरी सेक्टर वो सारा रॉ मटेरियल्स के साथ, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्ट डीलिंग है. सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ डीलिंग आ जाती है, और टर्शरी सेक्टर हमारी सर्विस सेक्टर आ जाता है. अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखो, जो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की इंगेज थी वो 72.7% इंगेज थी. ठीक है, अब इसके बीच में एग्रीकल्चर इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाते हैं? एग्रीकल्चर आ जाती है, एग्रीकल्चरल लेबर आ जाती है, फॉरेस्ट, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन आ जाती है, एंड माइनिंग आ जाती है. ये 72.7% में से एग्रीकल्चर जो है 50% देती थी. एग्रीकल्चरल लेबर, जो लोग लेबर की तरह एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते थे, वो 19.7% थे. फॉरेस्ट, फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, इनमें 2.4% थे, और माइनिंग में 0.6% थे. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? ये क्या शो कर रहा है आपको? प्राइमरी सेक्टर में इतनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी, इसका मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी. इट मीन्स कि इंडियन इकॉनमी को ये शो करता था कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकॉनमी कितनी ज़्यादा बैकवर्ड इकॉनमी थी, क्योंकि 72.7% वर इन्वॉल्व इन इट, इवन दो द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ नॉट डेवलप्ड टू मच एट दैट टाइम. ठीक है, देन कम सेकेंड आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर हमारा 10.1% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, वर्किंग पॉपुलेशन उसमें काम करती थी. स्मॉल एंड लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो थे वो 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन थी, 10.1 की. एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1% थी. अब ये देखो, इसमें हमारी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ही 10.1% का 9% लोग पीपल वर इन्वॉल्व ओनली एंगेज इन दैट, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1% थे. तो ये इसी टाइम के दौरान अगर आप बाकी कंट्री के साथ उसको को रिलेट करो, कंपेयर करो, तो यूएसए में उस पॉइंट 32% थे, यहाँ पे 10.1 थी. इंग्लैंड में 42% थी, और आपकी जापान में 39% थी. इट मीन्स दैट इंडियन इकोनॉमी जो उस टाइम थी वो ज़्यादा पता चलता है इससे कि कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी. अब तीसरी बात आती है हमारी टर्शरी सेक्टर की. टर्शरी सेक्टर में जो था हमारी 17.2% हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी. ट्रेड एंड कॉमर्स में 5.2% थी. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 1.4% थी, एंड अदर सर्विसेज में 10.6% थी. इसका मतलब सबको मिला कि क्या बेसिकली हमें शो किया क्या शो होता है कि इंडियन इकॉनमी उस टाइम में जो थी, ये जो आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो था, ये ग्रोथ की स्टेज में आ रहे थे, बट अभी बहुत छोटे, मतलब अभी इनिशियल स्टेज थी, स्टार्टिंग स्टेज थी, यहाँ से अभी ग्रोथ शुरू होनी थी. इसका मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बैकवर्ड. ठीक है,
थी। अब हमारी बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कैसा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज डेट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री। एक ऐसा सिस्टम और ऐसी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है जो एक कंट्री को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये मैंने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया और वही चीज़ें हैं अलग अलग उसमें बताई गई हैं। जैसे पहले बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज था, दूसरा आर द इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिक फैसिलिटीज़ एंड इंस्टॉलेशन दैट हेल्प अ गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एनर्जी है, पावर एनर्जी है। ये सारी चीज़ें जब वो प्रॉपरली आपकी फिर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये इंस्टॉलेशन सारे टावर टूवर सारे लग जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट को काम करने के लिए ईजी हो जाता है और स्मूथली कंट्री जो है आपकी रन होगी। एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें डेवलप्ड होंगी तो ये सारी बनी हुई होंगी अच्छे से, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगी कंट्री की, क्योंकि इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो कितनी जनरेट होंगी। लोगों का पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल ग्रो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल ग्रो। ठीक है, आगे हमारी बात क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज। दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं इसमें, इकोनॉमिक चेंज आती है और एक सोशल चेंज आती है। इकोनॉमिक चेंज में हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एनर्जी। ठीक है, इकोनॉमिकली गवर्नमेंट तभी इकोनॉमी तभी चेंज होगी ना अगर उसका ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बैंकिंग सर्विस अच्छी होगी और पावर जनरेशन अच्छी होगी, एनर्जी होगी। सोशल चेंज आएगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लोगों का आउटलुक चेंज होगा अगर इफ़ द लिटरेसी लेवल विल इंक्रीज। देन हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तब अच्छा होगा। ऑब्वियसली लोग अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छी उनकी हेल्थ होगी तो उनका मेंटल लेवल भी ऐसे वैसे ही अच्छा ग्रो होगा। हाउसिंग फैसिलिटीज़, अगर लोगों का रहना सहना अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनकी सोशल आउटलुक चेंज होगी। ठीक है, बात करते हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो हमने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो डिस्कस किए। अब करते हैं कि हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने निकाली हैं जो आपकी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इसमें देखो जैसे सबसे पहले आती है रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसफॉर नहीं आएगा यहाँ पे बेटे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ये फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका वर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वर लिखना है। देन railways were developed to transport finished goods from Britain to India to increase the size of market for British products in India। रेलवेज़ क्यों डेवलप हुए थे? बेसिकली इसलिए डेवलप हुए थे ताकि आपका जो इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स है वो सारे एक्सपोर्ट करने थे ब्रिटेन में। वो कैसे एक्सपोर्ट होंगे? अलग अलग जगह पे वो सारे आपकी पोर्ट्स तक पहुंच सके और जो इन फॉरेन से आपके फिनिश गुड्स हैं वो इजीली आपके आ सके, वो आपके फार फ्लंग एरियाज तक पहुंच सके ताकि इंडियन मार्केट का साइज़ बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसलिए आपकी रेलवेज डेवलप हुई थी। देन कम्स पोर्ट्स फॉर डेवलप टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, यही बात हमने की अभी। देन टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप हुए थे उस टाइम। वो क्यों डेवलप हुए थे? ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी वो अच्छे से हो सके और जल्दी हो सके। देन रोड्स भी डेवलप की गई थी। ब्रिटिशर्स ने रोड्स क्यों डेवलप की थी? विद द एम टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। अब कहीं किसी तरीके से जो रॉ मटेरियल है फार फ्लंग एरिया से पोर्ट्स तक तो पहुंचना है,
उसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करेगी और उसमें रेल ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करेगी। इसलिए आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन की इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट थोड़ी सी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। ठीक है, नाउ कम्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमने ब्रिटिश रूल के टाइम का सारा कुछ हमने पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन फॉरेन ट्रेड, उस टाइम क्या था, क्या पोजीशन थी और ब्रिटिशर्स ने कैसा बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था कैसा नहीं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस किया। तो अब बात आती है कि उसका इम्पैक्ट कैसा रहा, कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, वो देखते हैं। तो ब्रिटिश रूल का जो मेन मोटिव था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी था। इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए और इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन किया जाए, इंडिया से बाहर निकाला जाए। तो ब्रिटिशर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था, पर ऐसा नहीं है जैसे एक कॉइन की टू साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल, कुछ भी आपका होता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इन द सेम वे जो ब्रिटिश रूल करके गए हैं इंडिया में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था, पर ऐसा नहीं है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं था। पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल था उसका। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट का जो उसके उन्होंने सीड्स सो कर दिए थे, बाकी तो हमने उसके ऊपर काम करना था, प्रोग्रेस करनी थी इंडिया ने। तो आज की डेट में देखो, जब इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया वॉज स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, but in today's era India is not a stagnant economy and backward economy. Now India is developing economy. अब हर चीज़ में इंडिया ने राइज किया है, ग्रो किया है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, मोर्टेलिटी रेट हो, बर्थ रेट या डेथ रेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, लिटरेसी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हर चीज़ में इंडिया ने अब इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का वो देखते हैं कौन कौन सा मेन चीज़ों में आता है। पहले आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये आप वैसे पढ़ चुके हो, 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, बट इवन दो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। बार्टर सिस्टम क्या होता था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं। आज भी आप देख लो, आज भी देखो कई बार यहाँ पे आते हैं स्मॉल टाउन्स में लोग आते हैं जो आपके कपड़े, पुराने कपड़े लेके और आपके नए जो है आपको बर्तन दे देते हैं। ठीक है ना, या जैसे टब बाल्टी दे देते हैं, इस टाइप की चीज़ें। बार्टर सिस्टम अभी भी ये नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी भी चलता है, बट ये बहुत कम चलता है, बहुत ज़्यादा रेयर है। बट इंडिया में अब क्या हुआ, जब यूरोपियन ये आपके ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने आके एक उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम डेवलप किया, जिसके कारण क्या हुआ, हर चीज़ को वो पैसे के साथ, एक मॉनेटरी वैल्यू जो थी पैसे के साथ वो लेन देन होता था। तो एक मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज का डेवलप किया। अब वो जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो अब मतलब प्रॉपरली देखो, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, अब आपको ये तो नहीं है कि अगर आपने एप्पल लेनी है तो आपको मैंगो देने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। यू हैव टू गिव ओनली वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डैट इज़ मनी। ठीक है ना, इंडिया में जैसे रुपीज़ हमने देने हैं, या पैसा या रुपीज़, ये करेंसी है हमारी। ये हमारा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हमारा इन उसमें डेवलप हो गया। सेकंड है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अब ये देखो, आपकी ये जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ एक्सपैंड की, डेवलप की। अब रेलवेज़ जब डेवलप की तो रेलवेज में रेल्स को मतलब आपकी रेलवेज़ को चलाने के लिए वहाँ पे इन लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। उसमें आपके तो कितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने बढ़ाई। इसके कारण रेलवे से कारण क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चीज़ें लेके जाते थे, गुड्स की ट्रांसफ़र होती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके कारण
दोनों जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बढ़ गई। सो एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया बढ़ गया रेलवे से। नेक्स्ट कम्स एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली जो रोड्स डेवलप की थी थोड़ी सी, या जो रेलवेज़ डेवलप की थी, वो बेसिकली उन्होंने किया था कि इंडियन मार्केट को एक्सपैंड किया जाए, ताकि जो चीज़ें फिनिश गुड्स वो ब्रिटेन से आ रहे हैं वो सारे के सारे हर जगह, हर फार फ्लंग एरियाज तक पहुंच सके। अब जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो ये काम करके गए थे बस, पर इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो हुआ ना, कि इंडियंस को भी इंडिपेंडेंस के बाद में उन लोगों ने भी देखा कि हमारी मार्केट एक्सपैंड होगी अगर हम रेलवेज़ को और रोड्स को थोड़ा हो और इम्प्रूव करें, तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं। सो ये आया। नेक्स्ट हम कल्चरल एफिनिटी अमंग पीपल। कल्चरल एफिनिटी अमंग पीपल अब क्या है, बेसिकली जो रेलवेज़ है, रेलवेज़ के जो डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन होने से क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जा सकते थे। अब उनकी जो जर्नी है लोगों की कंफर्टेबल और इजी हो गई। कंफर्टेबल और इजी होने के कारण क्या हुआ, लोग इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू मूव टू फार फ्लंग प्लेसेस। आप देखो, आपने कहीं पे जाना है आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, दूर भी जाना है, अगर यहाँ से बंदा बैठा है मतलब जम्मू एंड कश्मीर से आपने केरला में जाना है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू, क्योंकि ट्रेन्स जब आ गई हैं पहले, बट जब बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन्स, तब तो आपके लिए बहुत मुश्किल था, सोचना भी तो बहुत दूर की बात थी कि इतनी दूर से इतनी दूर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है ना, तो इसी कारण क्या हुआ, लोगों की आपस में कल्चरल एफिनिटी बनी, टूरिज़्म इनक्रीज हुआ, और हमारी घुमा फिरा के फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर फील्ड में बढ़ी। ठीक है, देन कम्स कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। अब ये देखो, जो फार्मर्स हमारे थे जब वो ब्रिटिश रूल था तब क्या, तब वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे सिर्फ अपने गुजारे के लिए, बट फिर उनको फोर्सफुली सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में जाना पड़ा, जहाँ से जिसमें वो लोग इंडिगो वगैरह की प्रोडक्शन करने लगे, ताकि वो एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन में, और फिर उनको वहाँ से मनी मिलती थी। अब ये लोगों को ये चीज़ समझ आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, लोगों ने कमर्शियल आउटलुक ली। फिर फार्मर्स ने क्या किया, पहले क्या होता था, आपको उसी रेट पे आपकी उतना ही पैसा मिलता था आपकी आउटपुट का, तो फार्मर्स को ज़्यादा समझ आई कि उनके जाने के बाद में फ्रीडम में भी उन्होंने अपनी क्रॉप का उन्होंने एक प्रॉपर इकोनॉमिक वैल्यू, उन्होंने एक जो है वैल्यू रखने, मार्केट प्राइस रखनी शुरू की, ताकि वो अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में बेचें और वो कुछ कमा सकें। ठीक है, और जो क्या हुआ, जो आपकी मूवमेंट थी, रेलवेज़ ने और हेल्प की, रेलवे से कारण मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स सारी पूरी कंट्री में फार फ्लंग एरियाज़ में बड़े इजीली पहुंचने लगे, फूड सप्लाईज पहुंचने लगी, तो जिसके कारण लोगों फार्मर्स में ज़्यादा कमर्शियल आउटलुक गई। देन कम्स एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने इंडिया में जो है एक सिस्टम डेवलप कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने जो है एक जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो आपके पॉलिटिशियंस और जो आपके कंट्री का प्लानर्स जो थे, उन लोगों को एक स्टेप्स दिखा दिए कि ऐसे कंट्री को चलाओ, तो वहाँ से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, जो हमारे इंडिया ने फिर ग्रो किया, हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस को रेडी रेफरेंस मिल गया था, हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। देन कम्स कंट्रोल ऑफ अमीन्स। कंट्रोल ऑफ अमीन्स में क्या है कि पहले अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे, अकाल पड़ जाते थे, तो जहाँ उस चीज़ में किसी चीज़ का फमीन आ गया, अकाल आ गया, तो लोगों को वो चीज़ नहीं मिल सकती थी, तो फूड स्टारवेशन के कारण लोगों की काफ़ी डेथ्स हो जाती थी।
बट ये विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट व्हाट हैपन्स कि कोई भी ऐसे कहीं पे अगर फमीन आ भी गया तो रेलवेज और रोडवेज के कारण ये जो आपके फूड ग्रेन्स है, हर टाइप के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो फार्म उस एरिया अफेक्टेड एरिया में इजीली पहुंच जाते हैं। वो ईज़िली पहुंचने के कारण फमीन्स के ऊपर कंट्रोल हुआ और आपकी डेथ रेट जो है कंट्री की कंट्रोल में, जिसके कारण आपकी फूड स्टारवेशन की प्रॉब्लम कम हुई। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सारे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने किए थे अपनी सहूलत के लिए उन्होंने किया था, पर ये देखा जाए ये बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए इंडिया के ऊपर। तो इंडिया को एक जो है एक स्टेप्स दिख गए कि हमें अगर हम इसको ही फॉलो करेंगे, इसको और हम इसमें डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। ठीक है।